आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर अहम बैठक। होली के मद्देनजर सीएम ने अहम बैठक बुलाई है। होली और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम बैठक करेंगे। प्रदेश के सभी आला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। होली के मद्देनजर सीएम ने आज अहम बैठक बुलाई है। अब खबर पीलीभीत से, जहां निजी अस्पताल में मारपीट का मामला डिप्टी सीएम के निर्देश के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। 25 फरवरी को तीमारदारों के साथ अस्पताल में मारपीट हुई थी। इधर डिप्टी सीएम ने आरोपी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएमओ ने आरोपी स्टाफ के खिलाफ सिर्फ नोटिस जारी करके खानापूर्ति की है। बड़ी जानकारी, पीलीभीत का ये पूरा मामला। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम की तरफ से संज्ञान लिया था, लेकिन बावजूद डिप्टी सीएम के संज्ञान लेने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने अतीक के गुर्गे सफदर अली के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया। मौके पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। सफदर की जानसिंहगंज चौराहे पर बंदूक की दुकान है और पुलिस को ऐसी आशंका है कि यहीं से हत्याकांड में इस्तेमाल बंदूकें खरीदी गई थी। बताया भी जा रहा है कि अतीक के गुर्गे कई बार इस गन हाउस पर पहुंचे थे। तो लगातार अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है अतीक अहमद के गुर्गे के घर पर, और ये उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई हुई है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया इलाके में ये अवैध संपत्ति थी जिस पर आज कार्रवाई हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर आज भी एक्शन जारी है। सफदर अली का मकान बताया जा रहा है जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। भारी पुलिस पर भी मौके पर मौजूद है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त प्रयागराज से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश जी, कार्रवाई जारी है, कहां तक पहुंची है कार्रवाई अब तक? आवाज आ रही है वीरेश जी आपको मेरी? जी आवाज़ आ रही है। और कार्यवाही लगभग ये जो मकान है उसकी ख़त्म हो चुकी है और कैमरे की नज़र से यहाँ जो विध्वंस हुआ है, जो ढहाई गई है इमारत, उसे मैं दिखाना चाहूँगा। पूरी तरीके से ज़मींदोज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है ये मकान। और यहाँ जो मकान है उसके बगल में जो दूसरे की मकान है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। और वो पेशे से वकील साहब हैं और जिनका मकान गिराया गया वो भी हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ। जो साहब हैं, आपकी ये जो मकान गिरा दी गई और आप चुपचाप यहाँ खड़े रहे, आपको तो हिरासत में भी नहीं लिया, आपको गिरफ्तार भी नहीं किया, और पड़ोस में वकील साहब हैं, इनके मकान को ऐसा है। एक कहावत है कि जबरा मारे और रोवे न दे। अब बताइए कि इस प्रशासन से इनसे मैं क्या लड़ सकता हूँ? ये लोग जितने खड़े हैं इनसे क्या कुश्ती कर सकता हूँ? इनसे कुश्ती कर सकता हूँ? अरे भाई, ये जितने लोग खड़े हैं मददगार लोग, तो मैं क्या इनसे कोई लड़ाई लड़ सकता हूँ? मेरा मानना था कि मुझे न नोटिस दी गई है, न मुझसे कुछ बताया गया है। मुझे सूचना मिली है कि सुबह 5 बजे कोई लोग आए थे, 3 लोग, और ले आके मेरे गेट पर एक कागज़ लगाने के बाद फ़ोटो खींचा, चले गए, उसको निकाल के ले गए। मुझे तो कोई इल्म नहीं है इसका। प्रशासन के लोग। ओहो, कौन था ये मुझे क्या बताऊँ? मैं जब देखे, मैं सो रहा हूँ घर के अंदर, तो मैं क्या बता सकता हूँ कौन था? अच्छा, अब तो पूरी तरीके से ढह गया। ठीक है, गिरा दें। मैं तो कहता हूँ पूरा इलाहाबाद को गिरवा दें। सारे गुंडे बदमाश लोग हैं, सबको गिरवा दें। मैं क्या दिक्कत? हथियार की सप्लाई किए थे आप बता? हाँ जी। तो उसके लिए तो जांच विषय है ना। जांच करना चाहिए कि हमारी दुकान से किसको दिया, कहाँ दिया। हमारे पास उसके रिकॉर्ड मौजूद है जिसको दिया। अगर आप डकैत हैं और आपको लाइसेंस दिया गया है तो मैं तो आपको बेच दूंगा, मुझे क्या पता है? आप बताइए। आप जो हैं गुंडा हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, अब मैं अगर लाइसेंस उनको दे दिया गया है तो वो तो मुझसे क्लेम करेगा कि हमको 10 कारतूस दे दो। मैं क्या जानूँ कि कौन है क्या नहीं है? सामान बाहर रखा है, अब पड़ा हुआ है सामान सब, वो भी उठा ले जाए लोग, क्या करना है? तो भाई जबरा बात है, जो चाहे करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछताछ? नहीं, हमसे काहे की पूछताछ होगी? वो तो गिराना था, गिरा दिए। पूछताछ बिल्कुल। वकील साहब बताइए, ये जो आपका मकान गिराया गया है बगल में, आपका भी मकान क्षतिग्रस्त है। आप तो कोर्ट से आनन फानन में आए और हम ही पे बरस गए। अब हम क्या समझे कि आप सोचे थे कि ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी, यही हम समझे थे, इसलिए हम कहे। अच्छा, तो क्या हुआ इसमें? वो दिखाई नहीं दे रहा। घर को दिखाइए। वो दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है? दिखा तो रहे हैं, नहीं, उनका घर दिखाइए। आप ही का
तो अब क्या करेंगे, आप तो वकील हैं। हाँ, तो डैमेजेस क्लेम करेंगे जो हमारा नुकसान किया है इन्होंने। अच्छा, कोर्ट चले जाएंगे? और कोर्ट में तो रहते ही हैं हमेशा, और जब जाएंगे। चाहे तब ठोक दें? नहीं, अभी ठोंके, कल नोटिस देते हैं। पीडीए को, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने तोड़ा है उनको कल देते। ऊपर का जंगला हमारा दरवाजा था, वहाँ लगा था ऊपर, वो तोड़ दिया, और नीचे जंगला लगा था। चलिए, बिल्कुल बाउंड्री करा विनीत जी, दी कहीं ना इन्होंने कहीं सब। जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, साफ तौर पर नाखुश नजर आ रहे हैं प्रशासन की कार्रवाई से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की अब जेल बदली जाएगी। दिल्ली सेंट्रल जेल से ट्रांसफर किया जाएगा अली अहमद। प्रदेश की दूसरी जेल में अली अहमद को भेजने की तैयारी है और शासन स्तर पर जेल बदलने का फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है अतीक अहमद के बेटे को लेकर, जहां अब माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की जेल बदली जाएगी। विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या कारण बताए जा रहे हैं जेल बदलने के पीछे? अली अहमद सेंट्रल जेल में बंद है नैनी में, जो प्रयागराज में है, जबकि दूसरा बेटा जो है उमर, वो यहाँ लखनऊ जेल में बंद है। तो लखनऊ से लेकर नैनी सेंट्रल जेल, चाहे बरेली सेंट्रल जेल जहां पर अतीक का भाई अशरफ बंद है, या फिर साबरमती जेल जहां अतीक खुद बंद है, सभी जगह की जेलों पर लगातार वॉच रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है, क्योंकि अली उमर वहां पर, अली अहमद वहां पर है, नैनी सेंट्रल जेल में, प्रयागराज में है, लोग मिलते जुलते हैं उससे। लोकल कनेक्शन, डीजीपी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि लोकल इनके कनेक्शन अभी भी हैं जिनके बारे में छानबीन की जा रही है। तो सबसे पहला कनेक्शन अली अहमद ही है, जिसे जल्दी से जल्दी वहां जेल से हटाया जाए, जिससे जो उसके मिलने वाले हैं, जो उसके गैंग के लोग हैं। देखिए, जबकि कोई लीडर होता है, सरगना गैंग का मुखिया होता है, वो अगर दूर होता है तो गैंग के परिवार के लोगों से उसके गुर्गे और उसके सदस्य जुड़े रहते हैं। तो अली अहमद ये के बारे में कहा गया कि वो जेल में रहकर ऐसे लोगों से मिलता था, और कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश में उससे भी मुलाकातें हुई थी। अशरफ से अगर बरेली जेल में संपर्क हुआ था, तो यहाँ पर अली अहमद से संपर्क हुआ था। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए दूसरी जेल में। शासन ने उस रिपोर्ट पर फैसला लिया है कि अली अहमद को अब किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि कौन सी जेल हो जाएगा ये अभी तय नहीं है। धन्यवाद विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड में दोषी संदीप को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने संदीप सिंह पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। बाकी 3 आरोपी दोष मुक्त हुए हैं। संदीप सिंह SC/ST एक्ट के तहत दोषी करार हुआ है और संदीप सिंह IPC की धारा 304 के तहत भी दोषी पाया गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है संदीप को, और बाकी जो 3 आरोपी थे वो दोष मुक्त हुए हैं। SC/ST एक्ट के तहत दोषी करार हुआ है संदीप सिंह। हमारे साथ पीड़ित पक्ष के वकील महिपाल सिंह जी हैं, उनकी पूरी टीम है। आप बताइए कि किस सिलसिलेवार तरीके से बताइए, क्या कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, स्पेशल जज TP सिंह साहब ने क्या कहा है इस पूरे फैसले को पढ़ते हुए? उन्होंने जो है 3 लोगों को दोष मुक्त कर दिया है और एक को सज़ा सुनाई है, और जिसमें सज़ा सुनाई है वो संदीप है। इस पूरे मामले में धारा 376D उसको बढ़ाया गया, और इस पर लगातार राजनीति देखने को मिली। तमाम साक्ष्य पर CBI की एंट्री होती है, और इस पूरे मामले में पहले SIT गठित की गई। तो ये सारे तथ्य, ये साक्ष्य जो आपकी तरफ से रखे गए होंगे, वो उनको कोर्ट ने आखिर ऐसे क्यों दरकिनार किया? क्या दलीलों में कमजोरी थी, या प्रॉपर आप साक्ष्य नहीं करा पाए? देखिए, अभी हमारे पास जजमेंट की कॉपी नहीं आई है। जब तक जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि चूंकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने, स्पेशल जज SC/ST एक्ट जो कोर्ट है, उन्होंने पूरी तरह से जो रेप या गैंग रेप की थ्योरी को पूरी तरह नकार दिया है, और इस मामले में केवल संदीप सिंह को ही आजीवन कारावास हुई है। अगला आपका क्या कदम रहने वाला है? अपील करेंगे, 3 लोग छोड़ दिए हैं, और जिन धाराओं में सजा नहीं की गई उसकी भी अपील करेंगे हम। अपील की हमें कॉपी मिल जाए जजमेंट की। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो मामला था बहुत हाईलाइट हुआ था, और आज जो निर्णय हुआ है, जाहिर सी बात है कि उसमें एक पार्टी कोई असंतुष्ट रहता है, कोई संतुष्ट रहता है। तो जो व्यक्ति इसमें ये प्रोसेस है कि अपील होती है, तो उस हिसाब से अपील तो होती ही है। कोई ना कोई तो अपील इसमें करेगा ही। तो आप लोग हाईकोर्ट जाने वाले इस मामले में? बिल्कुल, कोई ना कोई पार्टी तो अपील करती ही है, चाहते हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव का सरकार पर बड़ा प्रहार। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। शिवपाल यादव का कहना है, अपराधियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? अपराधी प्रदेश में नहीं है तो अपराध कैसे हो रहे हैं? यूपी में इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल है, शिवपाल यादव का कहना है, और भाजपा वाले कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी बोल सकते हैं। इनका लाइन आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। देखिए, 2 जो भी बहादुर सिपाही थे वो भी
डेथ हो गई है, क्यों नहीं पकड़ते? अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ते? और ये लोगों का तो कहना था कि जितने भी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी बचे ही नहीं है, कहते थे। तो फिर जब अपराधी नहीं हैं उत्तर प्रदेश में या जेलों में हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इधर उमेश पाल हत्याकांड पर कांग्रेस का सरकार पर वार। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। सरेआम एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया, इसके बाद भी सीएम कानून व्यवस्था पर क्लीन चिट चाहते हैं। यूपी में अपराधी नए अपराध को अंजाम देते हैं। आराधना मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा है और ये बड़ा बयान दिया है। दिन दहाड़े जिस तरह से एक ऐसे व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जिसका लगभग 15 से 20 वर्षों से जिसको ये थ्रेट था, और जिस बेखौफ तरीके से हत्यारों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्लीन चिट चाहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि ये उनको सच का आईना देख लेना चाहिए। कौन सा ऐसा दिन होता है उत्तर प्रदेश के में जब सवेरा होता हो और उस प्रदेश के अपराधी एक नई घटना करके मुख्यमंत्री को नई सलामी न देते हों? तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उमेश पाल हत्याकांड पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, हत्यारों को खोजना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। अपराधी कहीं भी छिपे हो बचेंगे नहीं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। उन्होंने कहा कि अपराधी कहीं भी छिपे हो बचेंगे नहीं। 3 हत्या करने वाले हत्यारों को खोज निकालना यह पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस वही काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपराधी चाहे जहां छिपे होंगे उसको खोज निकालना, और जो इस अपराध के आगे पीछे ऊपर नीचे होंगे उनको भी पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब सपा सत्ता में रही है, अपराधियों को पोषित करने का काम किया। हर जिले में कोई न कोई गुंडा माफिया सपा ने स्थापित किया था। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार यूपी में कानून राज स्थापित कर रही है। घटना की जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। देखिए, विपक्ष बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है। विपक्ष की हिम्मत है तो बोल करके दिखाए कि अपराधियों के साथ वो खड़े हैं। हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज प्रतिबद्धता के साथ स्थापित कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।